नमस्कार। समो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कोलाइडी अवस्था की। देखिए, अपनी कोलाइडी अवस्था से रिलेटेड 2 क्लास पहले हो चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने ये पढ़ लिया कोलाइडी विलयन क्या होते हैं और कोलाइडी विलयनों का जो वर्गीकरण है वो कौन से कैसे किया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि अपन को 3 कोलाइडी विलयन पढ़ने थे, जिसमें से अपन ने स्टार्ट कर दिया था सोल। अब अगर बात करते हैं अपन सोल की, तो अपन ने कहा था कि जब भी किसी ठोस पदार्थ को किसमें घोला जाता है, द्रव अवस्था में घोला जाता है, तो यहाँ पे जो विलयन बनता है वो क्या बन जाता है, सोल। सोल बनाने की विधियाँ थी, जिसके अंदर अपन ने अलग अलग विधियाँ पढ़ी थी कि कौन सी विधियों से कौन से सोल बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक बात हो गई थी। अब अपन बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है वो अपना वो है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। देखिए, शुद्धिकरण की जब बात आती है तो अपन ने कहा कि जब अपन ने बहुत सारी विधियां थी, अपन ने जैसे ऑक्सीकरण थी, अपचयन थी, जल अपघटन थी और अपनी यांत्रिक विधि वगैरह थी, तो इनके अंदर अपन ने कहा कि जब अपन विद्युत परिक्षेपण विधियां और इन विधियों से जब अपन किसी कोलाइडी विलयन को बनाते हैं तो उस कोलाइडी विलयन में रह जाती हैं बहुत सारी अशुद्धियाँ। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि अपन ने एक एग्जाम्पल लिखा था कि जैसे H2S है, इसकी रिएक्शन Br2 से कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये HBr और ये सल्फर का सोल। अब देखिए, ये सोल बन गया, यानी ये तो कोलाइडी विलयन बन गया, लेकिन इस कोलाइडी विलयन के अंदर ही तो क्या है, HBr है, और आपको पता है H पे प्लस है, Br पे क्या है, माइनस। अब ये जो सोल है इसके अंदर ये अशुद्धि के रूप में है, और आपको पता है कि कोलाइडी विलयन के अंदर जब क्या पाई जाती है, अशुद्धि पाई जाती है, तो ये जो अशुद्धि है जितनी ज़्यादा होंगी तो ये जो कोलाइडी विलयन है उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब अपन कहते हैं कि इन अशुद्धियों को दूर करना जरूरी होता है ताकि कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व बढ़ाते हैं तो यानी इनको जो शुद्ध करते हैं, ये घटनाएं क्या कहलाती है, शुद्धिकरण कहलाती है। तो देखिए, कोलाइडी विलयनों से अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। और अपने पास में ये शुद्धिकरण की कितनी विधियां हैं, 3। पहली विधि क्या है, आपने कहा अपोहन, डायलाइसिस बोलते हैं इसको। आपने कहा दूसरी विधि क्या है, आपने कहा इसको लिखा जाता है विद्युत अपोहन। और जो तीसरी विधि है वो क्या कहलाती है, सूक्ष्म कण निषंदन। ठीक है। देखिए क्या, सबसे पहले बात करते हैं अपन अपोहन की कि अपोहन क्या होता है। देखिए, अपोहन के लिए अपन ऐसे कहते हैं कि अपने पास में एक कोई भी कोलाइडी विलयन है। अब अपन ने एक कोलाइडी विलयन के लिए पढ़ी थी निषंदता। किस गुण का उपयोग कर रहे हैं, निषंदता का उपयोग कर रहे हैं। निषंदता का मतलब क्या था, इसको छानना। आपने कहा कि जब भी किसी कोलाइडी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है, ठीक है, तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है ये हमेशा विलेय पदार्थ, या ऐसे कहें आपने कहा प्रक्षिप्त प्रावस्था, इस प्रक्षिप्त प्रावस्था को तो रोक लेती है। ठीक है। और जो आपका होता है प्रक्षेपण माध्यम यानी विलायक जो होता है उसको क्या करती है, जाने देती है। यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर सिर्फ और सिर्फ कौन गुजर सकता है, माध्यम गुजर सकता है। तो माध्यम गुजर गया और प्रावस्था वहीं रह गई, तो आपने कहा दोनों को अवस्थाओं को क्या कर दिया, इसने अलग अलग कर दिया। तो देखिए, अब अपन इस गुण का उपयोग करते हैं। अपन ने कहा कि जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, ये अशुद्धियाँ जो है वो ज़्यादातर कौन सी प्रकृति की होती है, आयनिक, यानी इन पे क्या पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपने कहा अशुद्धियाँ आयनिक होने के कारण ये तो होती हैं, ये माध्यम के साथ में गुजर जाती हैं। ठीक है। और जो प्रावस्था होती है वो यहाँ से नहीं गुजर सकती। तो देखिए, आपने कहा कोई भी कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन को अपन एक अर्ध पारगम्य झिल्ली युक्त थैले के अंदर क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। एक बैग लिया, ये बैग जो है, ये झिल्ली जो है, ये जिसकी दीवारें हैं ये अर्ध पारगम्य है। अब आपने कहा कि इस अर्ध पारगम्य बैग के अंदर, ठीक है, ये कोई कोलाइडी विलयन है। ठीक है। और इस कोलाइडी विलयन के अंदर ये जो हैं ये अशुद्धियाँ इस तरह से प्रेजेंट हैं। तो आपने कहा ये कोलाइडी विलयन भर लिया। अब बाहर की तरफ जो है
आपने कहा इस बाहर की तरफ, इस बैग के बाहर यहाँ से क्या प्रवाहित करवाते हैं, आपने कहा जल, ठीक है। आपने कहा यहाँ से क्या प्रवाहित करवा रहे हैं, आपने कहा जल प्रवाहित करवा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आपने कहा जैसे ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी ये जो है ये अर्धपारगम्य का मतलब क्या है, आपने कहा इसके अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ घुली हुई हैं वो अशुद्धियाँ, ठीक है, और जो माध्यम है वो किधर आ जाएगा, आपने कहा परासरण की क्रिया द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से किधर आएगा, कम सांद्रता की ओर। तो आपने कहा धीरे धीरे अशुद्धियाँ जो है वो माध्यम के साथ में इस अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए कहाँ जाएंगी, जल में, और ये जल प्रवाहित हो रहा है यहाँ पे। तो आपने कहा इस बहते हुए जल के साथ में ये यहाँ से क्या हो जाएंगी, गुजर जाएंगी। और ये जो कोलाइडी थैला था इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी अवस्था बचेगी, तो आपने कहा जो अपन ने ग्रीन कलर से बना दिया था या अलग कलर से बनाया, तो आपने कहा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी अवस्था रह जाती है, आपने कहा प्रावस्था रह जाती है। अब आपने कहा सोल के अंदर जो प्रावस्था होती है वो कौन सी होती है, आपने कहा ठोस अवस्था में। अब देखिए अशुद्धियाँ सारी बाहर चली गई, ठोस अवस्था अपने पास में अकेली रह गई। आपने कहा इस ठोस को घोल दीजिए किस में, आपने कहा माध्यम के अंदर। माध्यम अब की बार कैसा है, शुद्ध है, कोई भी अशुद्धि नहीं है, तो जो कोलाइडी विलयन बनेगा वो भी कैसा बनेगा, शुद्ध। तो क्या कहेंगे कि अपोहन की क्रिया का मतलब क्या होता है, अशुद्धियों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण के द्वारा, परासरण के द्वारा आ जाना क्या कहलाता है, अपोहन। और इस क्रिया द्वारा ये कोलाइडी विलयन है ये कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और ये क्रिया क्या कहलाती है, आपकी अपोहन। अब देखिए दूसरा जो नाम आता है वो आता है विद्युत अपोहन। अपन कहेंगे कि विद्युत अपोहन के लिए क्या कहते हैं कि वापस से अभी जो ली थी वही बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा अशुद्धियाँ जो है वो आयनिक है, और इस जो अपने आप ये जो परासरण की क्रिया हो रही है इसमें टाइम क्या लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपने कहा टाइम बहुत ज़्यादा लगने के कारण, ठीक है, आपने कहा समय क्या लग रहा है, बहुत अधिक। आपने कहा समय बहुत अधिक लगने के कारण यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस कोलाइडी थैले के बाहर दो क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। आपने कहा एक क्या लगा दिया, एनोड, और एक अपन ने क्या लगा दिया इधर, कैथोड, ठीक है। आपने कहा एनोड और क्या लगा दिए, कैथोड, और इधर से इधर वही वापस से क्या हो रहा है, आपने कहा जल प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। अब आपने कहा जल इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है। अब आपने कहा कि यहाँ पे कोलाइडी विलयन लिया, यानी ये कोलाइडी विलयन है, इसके अंदर ये तो माध्यम है द्रव अवस्था, और इसके अंदर ये क्या घुली हुई है, आपने कहा ठोस अवस्था, और इसी के अंदर क्या है, अशुद्धियाँ। जैसे अपन सल्फर के सोल की बात करें तो सल्फर के सोल में अशुद्धि किसकी थी, H और Br की। देखिए जैसे ही अपन ने एनोड और कैथोड के बीच में इसको लटकाया है, ये वापस से अर्धपारगम्य है। आपने कहा H+ तो किधर गति करेगा, कैथोड की ओर, Br किधर गति करेगा, एनोड की ओर। आपने कहा अशुद्धियाँ अभी भी अपनी अधिक सांद्रता से किधर आ रही हैं, कम सांद्रता की ओर, लेकिन पहले जो घटना थी वो बहुत धीमी गति से हो रही थी, और इस बार एनोड और कैथोड होने की वजह से जो अपोहन की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही तेज, और इसका नाम क्या है, विद्युत अपोहन। तो विद्युत अपोहन में किसका उपयोग किया जाता है, आपने कहा विद्युत अपोहन में यूज किया जाता है कि अशुद्धियों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परासरण के द्वारा आना अर्धपारगम्य झिल्ली के होकर। तो आपने कहा अगर अशुद्धियाँ इस कोलाइडी विलयन से बाहर आ जाएंगी तो कोलाइडी विलयन कैसे हो जाएंगे, शुद्ध, और कोलाइडी विलयन शुद्ध होते हैं तो ये क्या कहलाता है, शुद्धिकरण। अब बात करते हैं अपन थर्ड। देखिए तीसरा जो आता है वो आता है सूक्ष्म कण निस्यंदन। सूक्ष्म कण निस्यंदन को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, आपने कहा इसके अंदर क्या कहते हैं कि अपन एक इस तरह से, ठीक है, आपने कहा ये क्या लिया अपन ने, कीप लिया, इस पर क्या लगा देते हैं, आपने कहा फिल्टर पेपर लगा देते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर जो है वो भी कैसा है, सूक्ष्म कण निस्यंदन का मतलब है जो फिल्टर पेपर है वो बहुत ही क्या लेना है, अपन को महीन लेना है। अब आपने कहा कि यहाँ पे अपन ने टेस्ट ट्यूब रख ली, ठीक है। अब आपने कहा कि जो भी अशुद्ध कोलाइडी विलयन था उसको इस फिल्टर पेपर से गुजारिए। आपने कहा इसको जब गुजारेंगे तो आपने कहा जो अशुद्धियाँ हैं और जो माध्यम है, क्योंकि माध्यम द्रव अवस्था है, ये तो क्या होगा, यहाँ इस परख नली के अंदर आ जाएगा। और आपने अभी पढ़ा था कि जो कोलाइडी कण होते हैं
ठीक है, वो कोलाइडी कण होते हैं, वो कभी भी फिल्टर पेपर को पार नहीं कर सकते। तो ये जो कण है ये कहाँ रह जाते हैं, इस फिल्टर पेपर पे। अपन इस फिल्टर पेपर को लेते हैं, आपने कहा इस फिल्टर पेपर पे ये क्या है, कण। अशुद्धियाँ सारी किस में आ गई हैं, यहाँ पे। तो ये क्या था, अशुद्धियाँ थी, और अशुद्धियों के साथ ही क्या था, माध्यम था। अब आपने कहा यहाँ पे इसको क्या करते हैं, आपने कहा एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली जाती है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया जाता है, आपने कहा शुद्ध माध्यम लिया जाता है, शुद्ध विलायक लिया जाता है। इस माध्यम में किसी भी प्रकार की क्या नहीं है, अशुद्धि। कौन सी अवस्था में है, द्रव है। ये कौन सी अवस्था में है, ठोस। आपने कहा ठोस को किस में डाल दीजिए, द्रव में। क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन। और इस कोलाइडी विलयन का नाम क्या होता है, आपने कहा सोल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सोल बनेगा वो कैसा बनेगा, शुद्ध बनेगा। तो देखिए आपने कहा कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की 3 विधियां हैं। पहली क्या है, अपोहन। क्या कहते हैं कि जो भी अशुद्धियां रह जाती हैं सोल वगैरह बनाते समय, उस पूरे सोल को अशुद्धियों सहित क्या कीजिए, एक अर्धपारगम्य थैले में भर लीजिए और उसको जल में डुबो दीजिए। जल में जैसे ही डुबोते हैं तो अशुद्धियाँ आयनिक होती हैं। आपने कहा अशुद्धियाँ अपने आप अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ जाती हैं। आपने कहा जैसे ये आएंगी तो अंदर जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा, शुद्ध। आपने कहा ये क्रिया क्या कहलाती है, अपोहन। आपने कहा अशुद्धियाँ जो है वो धीरे धीरे जल में क्या होती हैं, विसरित होती हैं। तो आपने कहा अगर इसमें एनोड और कैथोड लगा दिया जाए तो वही वापस है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, लेकिन जो क्रिया थी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फास्ट। ये क्या कहलाती है, विद्युत अपोहन। और तीसरी बात करते हैं सूक्ष्म कण निस्यंदन, यानी बहुत ही बारीक फिल्टर पेपर लिया और उससे अपन अशुद्ध कोलाइडी विलयन को छानते हैं। तो जो कोलाइडी कण हैं वो तो रह जाते हैं फिल्टर पेपर पे, वो कभी भी फिल्टर पेपर से गुजर नहीं सकते। जो अशुद्धियाँ और जो माध्यम होता है वो क्या हो जाता है, गुजर जाता है। इसको यहाँ से फेंक दिया जाता है। ये जो कोलाइडी कण है इसको किस में डाल दिया जाता है, आपने कहा माध्यम में। ये कण जो इसमें डालेंगे तो तुरंत क्या बन जाएगा, सोल। और ये सोल कैसा होता है, शुद्ध। तो आपने कहा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण करना क्यों आवश्यक है। तो आपने कहा कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी कणों का शुद्धिकरण नहीं, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अगर इनमें अशुद्धियाँ रह जाएंगी तो जो इनका स्थायित्व होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो अपन ने यहाँ पे पढ़ी हैं इनके शुद्धिकरण की कितनी विधियाँ, 3। अब अपन बात करते हैं कि अगर अपने पास में कोई भी कोलाइडी विलयन है तो इस कोलाइडी विलयन जो है इसके गुण धर्म कौन कौन से होते हैं। देखिए कोलाइडी विलयनों के गुण धर्म, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। पहला फर्स्ट देता है आपको प्रकृति। देखिए कोलाइडी विलयन जो हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। विषमांगी प्रकृति का मतलब क्या है, आपने कहा इनमें जो प्रक्षिप्त प्रावस्था और जो प्रक्षेपण माध्यम पाया जाता है वो दोनों कैसी होती हैं, हमेशा अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, विषमांगी हो जाती है। ठीक है, वास्तविक विलयन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आपने कहा ये समांगी प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात करते हैं, आपने कहा निषंदता। देखिए निषंदता की अगर अपन बात करें तो आपने कहा इनको क्या किया जा सकता है, आपने कहा प्रक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है, और प्रक्षेपण माध्यम। इन दोनों को अगर अपन फिल्टर पेपर से, यानी किसी भी कोलाइडी विलयन में ये दोनों अवस्थाएं हैं, अगर अपन इनको फिल्टर पेपर से छानते हैं, ठीक है, तो फिल्टर पेपर से जब छानेंगे तो माध्यम तो फिल्टर पेपर से छन जाता है, लेकिन प्रावस्था जो होती है वो कभी भी फिल्टर पेपर या कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, इस अर्धपारगम्य जो झिल्ली है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको कभी भी पार नहीं कर सकती। तो देखिए पार नहीं कर सकती तो क्या कहेंगे, प्रावस्था तो कहाँ रह जाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर या ऊपर, और जो माध्यम होता है वो क्या हो जाता है, गुजर जाता है। यानी फिल्टर पेपर से या फिर इनको अर्धपारगम्य झिल्ली से छान कर क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन आप इसमें ध्यान रखेंगे कि प्रावस्था कभी भी फिल्टर पेपर या अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड के लिए देखिए आती है दर्श्यता। दर्श्यता की जब अपन बात करें तो अपन ने कहा कि कोलाइडी कण जो होते हैं उनका आकार क्या होता है, छोटा।
आपने कहा छोटा होने के कारण अपन इनको ऐसे तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर अपन बात करें इनको तो अपन ने कहा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो कोलाइडी कण जो होती है उनकी दृश्यता क्या होती है, आपने कहा इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अब एक चीज देखिए, अपन ने कहा कि अपने पास में कोलाइडी विलियन जो है वो दो प्रकार के थे। एक तो कौन से थे, द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन, और एक कौन से थे, आपने कहा द्रव विरोधी कोलाइडी विलियन। अपन ऐसे कहते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन है उनको भी अपन सूक्ष्मदर्शी लगाकर नहीं देख सकते, यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सिर्फ और सिर्फ किसको देखा जा सकता है, आपने कहा द्रव विरोधी कोलाइडी विलियनों को। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने कहा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इनका पृष्ठीय तनाव या पृष्ठीय क्षेत्रफल। फोर्थ आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा कि कोलाइडी कण जो होते हैं उनके अंदर अगर बात करें तो आपने कहा यहाँ पे ये जो कण है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पाया जाता है, ज़्यादा। तो आपने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल वास्तविक से ज़्यादा होता है, तभी तो ये क्या कर पाते हैं, आपने कहा अधिशोषण और अवशोषण। और अधिशोषण जितना ज़्यादा होगा आपको पता है उनकी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो भी क्या होते हैं, अच्छी। तो अपन ऐसे कहेंगे कि कोलाइडी कण जो होते हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये हमेशा कैसे होते हैं, अच्छे अधिशोषक होते हैं। ठीक है, तो इनका जो उपयोग है वो किन में किया जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपने कहा अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, इसके लिए देखिए अपन कहते हैं प्रकाशीय गुण, गतिक गुण और वैद्युत कण संचलन। यानी ये तीन चीज़ें, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों ही गुण होते हैं किसके, सिर्फ और सिर्फ कोलाइडी विलियनों के। देखिए बात करते हैं सबसे पहला, अब बाकी इंपॉर्टेंट है ये सारे तीनों। पहला प्रकाशीय गुण, नंबर कौन सा चल रहा था, फोर्थ या फिफ्थ जो भी है, प्रकाशीय गुण। देखिए प्रकाशीय गुण जो है इसमें अपन को पढ़ना है क्या, टिंडल प्रभाव। देखिए क्या है टिंडल प्रभाव। इस टिंडल प्रभाव के लिए ऐसे कहा जाता है कि जब भी किसी कोलाइडी विलियन से अपन क्या गुजारते हैं, किसी प्रकाश के पुंज को गुजारा जाता है। देखिए प्रकाश के पुंज को गुजारते हैं। अगर अपन बात करें वास्तविक विलियनों की, तो वास्तविक विलियन जो होते हैं उनमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि कण हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे। आपने कहा ये दो विलियन लिए अपन ने, एक तो क्या है वास्तविक विलियन, और ये कौन सा है, कोलाइडी विलियन। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, प्रकाश का एक स्रोत। इस प्रकाश के स्रोत से अपन ने कहा कि यहाँ पे एक लाइट प्रकाश पुंज गुजारा अपन ने, इस तरह से। आपने कहा जब ये प्रकाश पुंज अपन गुजारते हैं तो आपने कहा वास्तविक विलियन के जो कण हैं वो इतने छोटे होते हैं कि अपन को दिखाई नहीं देते। तो अगर दिखाई नहीं देते तो यहाँ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोलाइडी विलियन की बात करते हैं तो आपने कहा जितनी दूर में ये प्रकाश गुजरेगा उतनी दूर के अंदर ये जो कण है वो ये इनका जो आकार है वो इसी के आकार का होने के कारण आपने कहा कि ये प्रकाश का क्या करते हैं, प्रकीर्णन। और प्रकाश का प्रकीर्णन करने के कारण जितनी दूर से ये प्रकाश पुंज गुजरता है उतनी दूर में ये जो पथ है ये अपन को चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसे टिंडल ने बताया था, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, टिंडल प्रभाव। अगर अपन इस प्रकाश स्रोत को यहाँ से गुजारें तो जैसे प्रकाश है वो इस तरह से फैलता है, तो आपने कहा इस फैलने के कारण ये जो अपन को दिखाई दे रहे हैं ये एक शंकु के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है क्या, टिंडल शंकु। ठीक है, अब आपने कहा कि यहाँ पे ये जो कण है उन कणों का जो आकार है, आकार जो है वो बहुत कम होने के कारण ये प्रकाश का क्या कर सकते हैं, प्रकीर्णन कर सकते हैं। और प्रकाश का जितनी दूर में प्रकीर्णन करेंगे उतनी दूर के कण अपन को चमकते हुए दिखाई देते हैं। वैसे अगर इस प्रभाव की अगर बात करें तो इस प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था, माइकल फेराडे ने देखा था। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसको समझाया किसने था, टिंडल ने, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या दे दिया गया है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए,
अगर अपन करें वास्तविक विलयन की, तो आपने कहा वास्तविक विलयन होते हैं उनके अंदर टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? आपने कहा कण इतने छोटे होते हैं कि वास्तविक विलयनों के अंदर अपन इसको देख ही नहीं सकते। अब आपने कहा ये कोलाइडी विलयनों का गुणधर्म होता है, लेकिन वही बात, कोलाइडी विलयन फिर कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो कौन से होते हैं? द्रव्य स्नेही। एक कौन से होते हैं? द्रव्य विरोधी। तो देखिए द्रव्य स्नेही की अभी अपन ने बात की थी कि द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन के कण होते हैं, वो भी अपन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। यानी द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन है उसके अंदर भी टिंडल प्रभाव को नहीं देखा जा सकता, यानी सिर्फ और सिर्फ किस में देखा जा सकता है? द्रव्य विरोधी में। तो देखिए क्या कहेंगे, इसको प्रभाव को टिंडल द्वारा देखा गया था। टिंडल ने क्या कहा कि जब भी कोलाइडी कण होते हैं, वो कोलाइडी कण है, उनका आकार छोटा होने के कारण उनमें प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या पाया जाता है? गुण। तो अगर अपन किसी विलयन के लिए जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश डालते हैं, तो जितनी दूर में प्रकाश के कण में, जितनी दूरी में प्रकाश के पथ में कोई भी कोलाइडी कण उपस्थित है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन करने के कारण जो प्रकाश पथ है वो अपन को कैसा दिखाई देता है? चमकता हुआ। ये क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। वास्तविक विलयन और द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं, उनमें कणों का आकार छोटा होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, यानी टिंडल प्रभाव है वो भी दिखाई नहीं देगा। तो टिंडल प्रभाव है वो केवल और केवल किस में दिखाई देता है? द्रव्य विरोधी कोलाइडी विलयनों में। ठीक है, अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की। देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपने कहा एक तो अंधेरे में, जैसे रात के टाइम पे अगर कोई टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च की रोशनी जितनी दूर पे जाती है उतनी दूर में जो धूल मिट्टी के कण हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये उदाहरण होता है किसका? टिंडल प्रभाव का। या दूसरी अगर बात करें कि अगर अपन ने किसी अंधेरे कमरे में, जैसे सुबह के समय पे कोई कमरा है उसमें खिड़की से कोई रोशनी आती है, तो आपने कहा अगर किसी बहुत ही सूक्ष्म स्थान से अगर रोशनी आ रही है, तो वो जितनी दूर में वो रोशनी की लाइट आ रही है, बीम जो आ रही है, प्रकाश पुंज जो आ रहा है, उतनी दूर में भी अपन को जो है धूल मिट्टी के कण वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल होता है? टिंडल प्रभाव का। बात करते हैं नेक्स्ट प्रकाशीय गुण के बाद में गतिक गुणों की। गतिक गुण, देखिए गतिकीय गुण में नाम आएगा ब्राउनी गति। ब्राउनी गति जो थी इसको किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा था? इसने कहा कि जो टिंडल प्रभाव के अंदर आपको प्रकाश पुंज के अंदर जो कण चमकते हुए दिखाई दे रहे थे वो कैसे दिखाई देते हैं? तो आपने कहा कि ये जो कण थे इस तरह से अपन को चमकते हुए दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन ये जो कण हैं ये कभी भी स्थिर नहीं होते, स्थिर नहीं थे। आपने कहा कैसे? आपने कहा ये कण है वो जिगजैग गति करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ये कण था, इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इधर गति की, इधर टकरा गया, इससे टकरा गया, इधर टकराया, इधर, इस तरह से। यानी ये कण जो है वो एक दूसरे से क्या होते रहते हैं? टकराते रहते हैं, और इनके अंदर इस तरह से क्या पाई जाती है? आपने कहा रैंडम जिगजैग गति पाई जाती है, और इसी का नाम रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था? ब्राउनी गति दिया था। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा, अपन ऐसे कहें कि कोलाइडी विलयन जो है, ठीक है, कोलाइडी विलयन, उसमें आपने कहा प्रकृति विषमांगी थी, यानी प्रावस्था और माध्यम अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उन पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? जैसे अपन ने कहा था कि भाई निलंबन है, निलंबन जैसे अपन ने कहा था मिट्टी को अगर पानी में घोलते हैं तो एक टाइम के लिए तो घुल जाती है, लेकिन जैसे अगर अपन उसको स्थिर रखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, सारे मिट्टी के कण हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं? पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। तो आपने कहा कोलाइडी विलयनों में ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसने कहा कि कोलाइडी विलयन है उसके स्थायित्व का कारण, उसके स्थायित्व का कारण किसको दिया जाता है? आपने कहा इस ब्राउनी गति को दिया जाता है। ब्राउनी गति को क्यों दिया जाता है? तो आपने कहा ब्राउनी गति को इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जब ये रैंडमली गति करते हैं तो इन पर ब्राउनी गति के कारण जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है उस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कार्य नहीं करता, और गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कार्य नहीं करता तो ये जो कण है ये कभी भी पात्र के पेंदे में नहीं बैठते। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि यहाँ पे ये जो जिगजैग गति पाई जा रही है ये गति पाई क्यों जाती है? तो देखिए इसका कारण देखिए, आपने कहा ब्राउनी गति के कारण है कि अपन ने पढ़े थे कोलाइडी विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं? आवेशित होते हैं।
आपने कहा कोलाइडी विलयन है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो धनावेशित और या फिर ऋणावेशित। अब एक चीज़ देखिए, आपने कहा अगर ये कोलाइडी विलयन है ये धनावेशित या फिर कैसे हैं, ऋणावेशित है। तो देखो अगर ये कण एक दूसरे की ओर गति करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगता है, रिपल्सन, ये इसको दूर फेंकेगा। अब इधर आएगा तो रिपल्सन, किधर भी जाए रिपल्सन लगेगा। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव में भी क्या लगता है, रिपल्सन। तो आपने कहा कोलाइडी कणों के आवेशित होने के कारण ये कण जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करने के कारण ये कण है वो रैंडम गति करते हैं, जिसे जिगजैग गति कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति कहते हैं। और ये टेढ़ी मेढ़ी गति जो होती है इसी के कारण ये कोलाइडी विलयन है। इन पर गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावकारी नहीं करता, इसके कारण ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसे किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने इसका नाम क्या दिया था, ब्राउनी गति। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन वैद्युत कण संचलन, विद्युतीय गुण, विद्युतीय गुण या इसे कहते हैं वैद्युत कण संचलन। देखिए वैद्युत कण संचलन क्या है। आपने कहा कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनका विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रोडों की ओर गति करना क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन। आपने कहा कोलाइडी कण है उस पर दो प्रकार के आवेश हो सकते हैं। द्रव विरोधी की बात करें, द्रव स्नेही पे तो पाया नहीं जाता। आपने कहा या तो ये कैसे होते हैं, आपने कहा धनावेशित, और या फिर ये कैसे होते हैं, आपने कहा ऋणावेशित। तो धनावेशित और ऋणावेशित होने के कारण आपने कहा कि जब अपन इन कोलाइडी विलयनों पे क्या लगा देते हैं, आपने कहा इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। आपने कहा इलेक्ट्रोड जब लगाते हैं तो एक तो ये है कि इन कोलाइडी विलयनों पर कौन सा आवेश है इसका भी मान का पता किया जा सकता है, क्योंकि देख के तो बता नहीं सकते ना आप। जैसे आपको ब्लड दे दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ब्लड है वो धनावेशित है या फिर ऋणावेशित। आपने कहा इस पर पॉजिटिव नेगेटिव लगा दीजिए। आपने कहा अगर ये कोलाइडी कण है वो नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब कोलाइडी विलयन है वो कैसा था, धनावेशित। अगर ये पॉजिटिव की ओर गति कर रहे हैं इसका मतलब कोलाइडी विलयन कैसा था, नेगेटिव। तो अपन ने कहा वैद्युत कण संचलन क्या होता है, तो अपन ने कहा कोलाइडी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, आवेशित। आवेशित होने के कारण जब इन्हें विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र में रखने के कारण, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये जो कोलाइडी कण है ये इलेक्ट्रोडों की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। पॉजिटिव वाले होते हैं वो तो नेगेटिव की ओर जाते हैं, नेगेटिव वाले होते हैं वो किधर जाते हैं, पॉजिटिव की ओर। और इलेक्ट्रोडों की ओर गति करना या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करना यही क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, ये तीन जो प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन से, प्रकाशीय गुण में पढ़े टिंडल प्रभाव, गतिकीय गुण में पढ़ा ब्राउनी गति, और अपन ने वैद्युतीय गुण में पढ़ा वैद्युत कण संचलन। ये तीनों जो प्रॉपर्टी होती हैं वो केवल और केवल किसकी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो आपने कहा ये पाई जाती हैं सिर्फ और सिर्फ कोलाइडी विलयनों की। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाते हैं अपने कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं वो टॉपिक आएगा अपना स्कंदन। देखिए स्कंदन क्या होता है, अपन ने दो चीज़ें आती हैं कोलाइडी विलयनों के अंदर। स्कंदन जो आता है उसके लिए इसे कहा जाता है कि कोलाइडी विलयनों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपन ने कहा कोलाइडी विलयनों में जो कण है वो कैसे हैं, आवेशित है। तो देखिए टॉपिक है अपना स्कंदन। आपने कहा इस स्कंदन का मतलब क्या है, आपने कहा आवेशित कोलाइडी कणों का, आवेशित कणों का, ठीक है, निरावेशित होकर पात्र के पैंदे में बैठना, पात्र के पैंदे में बैठना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। ठीक है, कैसे स्कंदन कहलाता है, देखिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं। अगर अपन बात करें कि जैसे नदी नाले वगैरह होते हैं या जो शहर का गंदा इकट्ठा पानी होता है वो भी एक प्रकार का कैसा हो जाता है, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन हो जाता है। अभी अपन ने पढ़ी वैद्युत कण संचलन, उसमें इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। आपने कहा बड़े बड़े इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो इलेक्ट्रोडों से चिपक के निरावेशित हो जाएंगी और कहाँ बैठ जाएंगी, आपने कहा पात्र के पैंदे में या जो भी जहाँ पे भी अपन ने इलेक्ट्रोड लगाएं, और पानी ऊपर आ जाएगा, यानी पानी को वापस से क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। पीने लायक तो नहीं बनाया जा सकता
लेकिन उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको क्या किया जा सकता है, अलग अलग। तो देखिए स्कंदन का मतलब है पहले कोई आवेशित कोलाइडी कण थे, उन आवेशित कोलाइडी कणों को क्या कर दीजिए, निरावेशित, और निरावेशित होकर जब वो पात्र के पैंदे में बैठेंगे तो ये जो घटना है ये क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। अब देखिए इस स्कंदन का आपने कहा कि आवेशित कणों का स्कंदन करवाना है, तो आपने कहा इसकी जो वैसे तो है कि कोई भी धनावेशित कोलाइडी विलयन को ऋणावेशित से मिला दो, यानी परस्पर इनको क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो परस्पर मिक्स करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, स्कंदन। जैसे एक एग्जांपल दिया था कि ब्लड अगर कहीं बैठ रहा है तो रक्त का थक्का जमा दीजिए, ठीक है। या अपन अगर बात करेंगे जैसे नदी जो होती है उनमें जल जो होता है वो मीठा होता है, लेकिन जब नदी समुद्र में मिलती है तो समुद्र का जल कैसा होता है, खारा। अब ये जो नदियाँ और समुद्र से जब मिलती है तो वहाँ पे जो भी धूल मिट्टी अपने साथ होती है वो कोलाइडी विलयन होती है, और कोलाइडी विलयन का धीरे धीरे क्या होता रहता है वहाँ पे स्कंदन, और कुछ टाइम बाद में वहाँ पे क्या बन जाते हैं, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ये इस तरह के होते हैं, वो स्कंदन के उदाहरण होते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी विधि होती है वो अपन को पढ़नी है, और स्कंदन कराने की जो सबसे अच्छी विधि होती है वो क्या होती है, आपने कहा वैद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन। देखिए वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या है, आपने कहा वैद्युत अपघट्य दोनों तरफ के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं पॉजिटिव या फिर कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव। आपने कहा अगर नेगेटिव कोलाइडी विलयन है तो उसमें पॉजिटिव वैद्युत अपघट्य डाल दो, और अगर पॉजिटिव कोलाइडी विलयन है तो उसमें क्या डाल दीजिए, नेगेटिव विद्युत अपघट्य। थोड़ी सी वैद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाते ही आपने कहा उसका क्या हो जाता है, स्कंदन। हाँ, द्रव विरोधी का स्कंदन कराना बहुत आसान है, लेकिन द्रव स्नेही का कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कराना क्या होता है, मुश्किल। तो आपने कहा किसी भी वैद्युत अपघट्य की सहायता से, ठीक है, अपन क्या कराते हैं, कोलाइडी विलयनों का जब स्कंदन कराते हैं। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वैद्युत अपघट्य अच्छे हैं, तो इसके लिए आपने एक नाम सुना होगा, हार्डी सुलजे का नियम, ठीक है। तो इसके लिए दिया गया था क्या, हार्डी सुलजे का नियम। देखिए हार्डी सुलजे का नियम क्या कहता है कि स्कंदन जो है, ठीक है, या स्कंदन की जो मात्रा है वो हमेशा समानुपाती होती है किसके, संयोजकता पे। यानी कोई भी वैद्युत अपघट्य जिसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा है उसमें स्कंदन कराना उतना ही क्या है, आसान। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। आपने कहा अगर आपने क्या ले लिया आपने कहा आपने लिया है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। आपने कहा इस ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराना है, तो अशुद्धि या वैद्युत अपघट्य कैसा डालना पड़ेगा, धनावेशित। आपने बहुत सारे धनावेशित का एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ले लिया Sn+4, Fe+3, Mg+2 और Na+, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, अगर अपन बात करें कि आपने कहा कि ये सारे हैं तो नेगेटिव कोलाइडी विलयन है तो पॉजिटिव डालते ही क्या होगा, स्कंदन। लेकिन अब इनमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो अपन ऐसे कह देते हैं कि मान लीजिए इस ऋणावेशित कोलाइडी विलयन में नेगेटिव चार्ज हैं वो कितने हैं, 20 हैं। तो देखो इस पे चार्ज तो 1 है, तो इसकी कितनी क्वांटिटी डालनी पड़ेगी अपन को, 20, यानी 20 Na है वो 20 नेगेटिव से रिएक्शन करके उसका स्कंदन कराएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि अकेला कितने का स्कंदन करा सकता है, आपने कहा 4 का, तो आपने कहा टोटल कितने डालने पड़ेंगे, आपने कहा 5 डाल दीजिए। तो +4 वाली संयोजकता की थोड़ी सी मात्रा से इसका क्या हो जाएगा, स्कंदन। यानी स्कंदन की क्षमता की बात करें तो जितनी ज़्यादा संयोजकता उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्कंदन हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा जरूरी नहीं है कि कोलाइडी विलयन है वो हमेशा कैसे हो, ऋणावेशित हो। आपने कहा जैसे धनावेशित हो सकते हैं, तो आपने कहा धनावेशित कोलाइडी विलयन है, तो आपने कहा धनावेशित कोलाइडी विलयन अगर हैं तो उनका स्कंदन कराने के लिए अशुद्धि कैसी डालनी पड़ेगी, नेगेटिव। आपने कहा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे FeCN6-4। एक एग्जाम्पल ले लिया जैसे PO4A-3, SO4A-2 और ये क्लोराइड। तो देखिए संयोजकता जितनी ज़्यादा स्कंदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा। तो आपने कहा स्कंदन करवाने के लिए किसका नियम काम में लिया जाता है, हार्डी सुलजे का नियम। और ये हार्डी सुलजे क्या कहता है कि जिस भी, चाहे वैद्युत अपघट्य धनावेशित है चाहे ऋणावेशित है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी स्कंदन करवाने की क्षमता भी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये नियम किसने दिया था, हार्डी सुलजे ने। अब बात आती है कि अगर अपन कहें कि बात करें कि कोई भी वैद्युत अपघट्य स्कंदन करा रहा है तो नाम आता है स्कंदन क्षमता। तो देखिए स्कंदन क्षमता क्या होती है, तो अपन ने कहा
किसी भी वैद्युत अपघट्य की, ठीक है, वह न्यूनतम मात्रा, और न्यूनतम जो मात्रा लेनी है वो भी कितनी लेनी है, आपने कहा मिलीमोल्स में लेनी है। तो आपने कहा किसी भी वैद्युत अपघट्य की मिलीमोल में, मिलीमोल प्रति लीटर में वह न्यूनतम मात्रा जो किसी कोलाइडी विलयन का क्या करा दे, स्कंदन करा दे, वो क्या कहलाती है, उसकी स्कंदन क्षमता कहलाती है। तो आपने कहा स्कंदन क्षमता का मतलब क्या है, किसी वैद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर वह न्यूनतम मात्रा जो किसी कोलाइडी विलयन का क्या करा दे, स्कंदन क्या कहलाती है, स्कंदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, ये तो टॉपिक होता है अपना स्कंदन का। अब देखिए आपने कहा रक्त बह रहा था, तो रक्त का स्कंदन कराना क्या था, जरूरी। आपने कहा जैसे नदी नाले हैं वो कैसे हो गए, दूषित, तो उनमें भी अशुद्धि का स्कंदन कराना क्या था, जरूरी। लेकिन अब जब इसके अपोजिट एक नाम आता है, वो आता है रक्षण क्षमता और रक्षी कोलाइड। देखिए ये क्या होता है, आपने कहा अब अपन पढ़ रहे हैं रक्षी प्रवृत्ति और रक्षण क्षमता क्या है। देखिए आपने कहा जैसे ये मार्कर ब्लैक है, इसके अंदर इंक है, अपने न्यूज़पेपर छप रहे हैं उसमें भी ब्लैक इंक है, बुक्स छप रही हैं ब्लैक इंक है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, कोई भी है। आपने कहा अगर इनकी इंक है वो जम गई, तो आपने कहा ये काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी यहाँ पे स्कंदन होने से क्या करना है, रोकना है। तो किसी भी को स्कंदन से रोकना क्या कहलाता है, आपने कहा रक्षण क्षमता, और ये जो प्रवृत्ति है ये क्या कहलाती है, रक्षी प्रवृत्ति। तो देखिए अपन ने दो प्रकार के कोलाइडी विलयन पढ़े थे, एक तो कैसा था द्रव स्नेही और एक कैसा था द्रव विरोधी। आपने कहा था कि स्कंदन की अगर बात करें तो आपने कहा इसका स्कंदन है वो आसानी से हो जाता है। आसानी से का मतलब है वैद्युत अपघट्य की कम मात्रा डालने पर ही क्या हो जाएगा, स्कंदित, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल नहीं लगते। लेकिन द्रव स्नेही जो है उसका स्कंदन कराना क्या होता है, मुश्किल होता है। यानी वैद्युत अपघट्य की क्या डालनी पड़ती है, बहुत ही अधिक मात्रा डालनी पड़ती है। तो देखिए अपने पास में अगर कोई द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है और उसको स्कंदित होने से क्या करना है, रोकना है। तो देखो आपने ये कहा कि आपके पास में जैसे ये द्रव विरोधी था, ये द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन था, इसके ऊपर आप क्या डाल दीजिए, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। तो ये जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है ये इस द्रव विरोधी के चारों तरफ एक परत बना लेता है, इसको बोलते हैं रक्षण परत। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अगर आपने यहाँ पे वैद्युत अपघट्य मिलाया, आपने कहा इसमें क्या मिला दीजिए, वैद्युत अपघट्य। अब देखो वैद्युत अपघट्य अगर आपने थोड़ा सा मिलाया है तो आपने कहा द्रव स्नेही है बाहर की तरफ, आपने कहा थोड़ी सी मात्रा से अब द्रव विरोधी का स्कंदन नहीं होगा। यानी द्रव स्नेही ने द्रव विरोधी का स्कंदन होने से क्या कर लिया है, बचा लिया है। तो यहाँ पे ये जो द्रव स्नेही है ये क्या कहलाता है, रक्षी क्षमता या रक्षण प्रवृत्ति, और ये जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है इसको क्या बोला जाता है, रक्षी कोलाइड। यानी जो इस द्रव विरोधी का स्कंदन होने से क्या कर रहा है, इसको बचा रहा है, ये तो क्या कहला रही है, इसकी रक्षण क्षमता या रक्षण प्रवृत्ति। और जो कोलाइड है वो क्या कहलाता है, रक्षी कोलाइड। ठीक है, अब वही बात आती है कि कोई भी द्रव विरोधी में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन तो मिलाना है, लेकिन कितनी मात्रा मिलाए कि उसका स्कंदन रोक दे। तो यहाँ पे जो रक्षी प्रवृत्ति का माप है, उस रक्षी प्रवृत्ति को मापने के लिए एक नाम लिया जाता है स्वर्णांक, या इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन नंबर। ठीक है, कि गोल्डन नंबर का मतलब है कि कोई भी अगर द्रव स्नेही है उसकी कितनी मात्रा द्रव विरोधी में मिलाए कि वो उसका स्कंदन होने से क्या कर दे, रोक दे। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं, अपन ने कहा स्वर्णांक कैसे लिखते हैं। आपने कहा स्वर्णांक क्या होता है, आपने कहा कोई भी रक्षी कोलाइड है, उस रक्षी कोलाइड की वह मात्रा होती है जो 10 ml सोने का सोल यानी गोल्ड सोल को, ठीक है, 10% NaCl के 1 ml मिलाने पर स्कंदन को रोक दे, क्या कहलाता है, उसका स्वर्णांक। तो देखिए द्रव विरोधी का स्कंदन रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, द्रव स्नेही।
द्रव स्नेही इसको स्कंदित नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि इसके मध्य आकर्षण बल होने के कारण आपको वैद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा की क्या होती है? आवश्यकता। ये इसको बचा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? रक्षण क्षमता या रक्षी प्रवृत्ति। द्रव स्नेही को नाम क्या दे दिया? रक्षी कोलाइड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर अपन इसमें काली शाही की बात करें, ठीक है, तो काली शाही जो होती है उसको स्कंदन होने से रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? बबूल का गोंद मिलाया जाता है। अब ये जो बबूल का गोंद है ये इस काली शाही को स्कंदित नहीं होने देता, यानी ये इसके लिए क्या करता है? रक्षी कोलाइड का काम करता है। अब देखिए, किसी भी रक्षी कोलाइड की कितनी मात्रा मिलाते हैं कि वह उसके स्कंदन को रोकते हैं, तो इसके लिए क्या पढ़ा जाता है? स्वर्णांक। यानी वह कम से कम मात्रा के अंदर जो स्कंदन रोक दे वो उतना ही अच्छा क्या माना जाता है? रक्षी कोलाइड माना जाता है। जैसे अगर अपन बात करें अरबी गोंद की, आपने कहा अरबी गोंद जो होता है वो क्या होता है? आपने कहा बहुत अच्छा क्या माना जाता है? रक्षी कोलाइड, क्योंकि इसके लिए जो स्वर्णांक आता है वो कितना आता है? आपने कहा 0.15 से 0.20% आता है। लेकिन अगर यही बात अपन बात करें किसके लिए? स्टार्च, आलू के लिए, तो इसका जो मान आता है वो कितना आता है? 20 से 25%। यानी अपन ऐसे कहते हैं कि किसी भी पदार्थ का स्वर्णांक जितना कम होगा उसका मतलब क्या है? उसकी रक्षी क्षमता उतनी ही क्या पाई जाती है? अच्छी पाई जाती है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, स्कंदन और रक्षी क्षमता, और इसके लिए स्वर्णांक। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो आता है इसके अंदर वो बचते हैं कि कोलाइडी विलयन जो है उनके उपयोग कहाँ होते हैं। तो देखिए, जैसे तारों का रात को टिमटिमाना किसके कारण दिखाई देता है? आपने कहा वातावरण के अंदर कोलाइडी विलयन जो प्रेजेंट है। तो आपने कहा जैसे कोई सितारे हैं रात को टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो आपने कहा वातावरण के अंदर जो धूल मिट्टी है वो गैस के अंदर जब घुलती है तो ये क्या बना लेती है? कोलाइडी विलयन बना लेती है। आपने कहा ये जैसे वातावरण है, इसके अंदर कोई स्टार है, आपने कहा ये स्टार की कोई रोशनी आ रही थी, यहाँ से अपन देख रहे हैं, तो आपके अंदर ने कहा कि ये जो धूल मिट्टी के कण हैं, ये धूल मिट्टी के कण क्या बना लेते हैं? कोलाइडी। अब आपने कहा ये जो प्रकाश आएगा ये इस तरह से टकराता हुआ आएगा, जिगजैग गति करता हुआ, तो अपन को जब इसको देखेंगे तो तारे अपन को कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये भी किसके उदाहरण होते हैं? कोलाइडी विलयन। इसके अलावा अगर अपन ने बात की तो अपनी जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो हमेशा कौन सी अवस्था में बनाई जाती हैं? कोलाइडी अवस्था में, ताकि उनका अवशोषण क्या हो सके? आसानी से। ऐसे अगर बात करें रक्त का थक्का जमाने में भी क्या होते हैं? कोलाइडी विलयन। जल का शुद्धिकरण जो किया जाता है वो भी किसके उदाहरण हैं? कोलाइडी विलयनों के। अगर इसके लिए बात करें तो डेल्टा का निर्माण है वो भी कैसा है? कोलाइडी विलयनों का एग्जाम्पल। एक नाम आता है कृत्रिम बारिश। देखिए कृत्रिम बारिश क्या होती है? आपने कहा बादल जो होते हैं वो धूल मिट्टी से बने, तो आपने कहा जल और धूल मिट्टी मिलकर कैसा बना देती है? नेगेटिव कोलाइडी विलयन। इस पर आप सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर दीजिए, AgI का। तो AgI का जब सिल्वर का छिड़काव करेंगे तो आपने कहा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या कर देंगे? इसको स्कंदित, और ये किसके रूप में आ जाती है? बारिश के रूप में आ जाती है। तो कृत्रिम बारिश में जो AgI यूज़ होता है, तो ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो बहुत सारे, तो इस तरह से अपन इनके क्या लिख सकते हैं? जैसे जल का शुद्धिकरण हो गया, चमड़े का शोधन हो गया, दवाइयाँ जितनी भी हैं वो हो गई अपनी, और तारों का टिमटिमाना हो गया, और धुएं के जो निक्षेपण होते हैं, धुएं जो होता है उसमें से कार्बन के कणों को अलग करना होता है, ये सब जो होते हैं ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? अपने कोलाइडी विलयनों के। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, यूनिट 4 कोलाइडी विलयन। थैंक यू।